बहनों भाइयों प्रणाम। इंद्रधनुष के ज्योतिष के भाग 2 में आपका अभिनंदन है। आज हम इस ज्योतिष के भाग 2 में विवाह के लिए जो कुंडली मिलान किया जाता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। कुछ विशेष बातें जो कुंडली मिलान में ध्यान दी जानी चाहिए उस बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है कुंडली मिलाने की, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ज्योतिष में आरंभ से कुंडली मिलान की प्रथा रखी गई है और कुंडली मिलाने के बाद ही विवाह हुआ करते थे। आज भी यह प्रथा चल रही है, लेकिन उस परंपरा के कारण कई बार लोग ज्योतिष और ज्योतिषी को दोष देते हैं। आज मैं उसी पर आपसे कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि कुंडली क्यों मिलाई जाती थी। वास्तविकता यह है कि प्राचीन काल में अधिकतर विवाह बाल विवाह हो जाते थे और उस स्थिति में जब बच्चे ग्रोन अप नहीं हुए हैं, उनके बारे में निर्णय लेने के लिए इस कुंडली का सहारा लिया जाता था कि वह बच्चा अपनी आयु को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, उसकी वृत्ति क्या होगी, यानी वो क्या कार्य करेगा, उसका कैसा स्वभाव होगा, वह अपने परिवार को पालन करने में योग्य होगा कि नहीं होगा। इन सब बातों का कुंडली से उत्तर प्राप्त किया जाता था और इसलिए कुंडली का मिलाना आवश्यक माना जाता था। यद्यपि आज के युग में अब बाल विवाह तो होते नहीं हैं और उसकी जगह काफ़ी उम्र पा जाने के बाद लड़के लड़कियों की शादियां होती हैं, जब तक उनके गुण स्वभाव आयु का निर्धारण लगभग हो चुका होता है। वो हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होते हैं। फिर भी कई बार ये होता है कि सब कुछ जानने के बावजूद विवाह असफल हो जाते हैं। इसलिए कुंडली मिलाने को आवश्यक माना गया है। लेकिन कई बार मैं लोगों को कह देता हूँ कि कुंडली मिलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मत मिलाइए आप कुंडली। आप आँख बंद करके शादी कर दीजिए। आपको अगर लड़का जम रहा हो, आपको लड़की जम रही हो, तो आप शादी कर दीजिए। कुंडली मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप कुंडली मिलाना चाहते हैं उस तरह से कुंडली मिलाने का कोई अर्थ ही नहीं है। कुंडली मिलाने के लिए यदि आप कुंडली मिलाना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह से सही रूप से मिलाया जाए, तभी उसकी मान्यता है। अन्यथा मन रखने के लिए कि हाँ नहीं, हमने कुंडली मिला ली है भाई, हमारे तो इतने गुण मिल रहे हैं और अब हमको आवश्यकता है नहीं कुंडली मतलब कुछ करने की। और तो और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि आजकल पंचांग, लगभग सभी पंचांगों में एक चार्ट दिया रहता है। उस चार्ट में नक्षत्रों के द्वारा कुंडली मिलाने का नंबर दिए रहते हैं। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये है। तो ये चार्ट जो है, एक साइड में वर का नक्षत्र और एक साइड में
कन्या का नक्षत्र। इस तरह से नक्षत्रों के मिलान से उनको पता चल जाता है कि इतने गुण मिल रहे हैं। अधिकांश लोगों को मैंने यही देखा कि गुणों के आधार पर ही वो समझते हैं कि हमने कुंडली मिला ली और उसके बाद शादी कर लेते हैं। और फिर यदि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई अड़चन आती है, तो फिर बोलता है अरे हमने तो कुंडली मिलाई थी, कोई मतलब नहीं निकलता, सब बकवास है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसी कुंडली मिलाने से तो ना मिलाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात कि कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते थे कि भाई ये हमको कुंडली मिलानी है और इसमें इसका तो हमारे पास कुंडली है और लड़की की कुंडली नहीं है, तो उसके क्या नाम से मिल जाएगा क्या? तो देखिए, नाम जो रखे जाते हैं और जिसके आधार पर कुंडली बनती है और उस समय जो नामकरण किया जाता है, उसके नाम के अनुसार यदि आप बता रहे हो नाम, तब तो आपके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन यदि आजकल ऐसा होता नहीं है कि लोग कुंडलियों पर आधारित नाम रखें। अक्सर लोग अपने मन से कुछ भी नाम रख देते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी का नाम आया के से, अब उसको नाम रखना चाहिए केसरी, केसरी नंदन। लेकिन होता क्या है कि लोग अपने मन से कोई भी नाम रख देते हैं कि मोहन रख दिया, सोहन रख दिया, आदित्य रख दिया। अब उस नाम से यदि आप मिलाने जाएंगे तो उसकी राशि तो परिवर्तित हो गई। तो ऐसी कुंडली मिलान से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप ना मिलाएं। लेकिन कुंडली मिलाने की केवल एक आप औपचारिकता अगर निभाना चाहते हो तो उस हिसाब से फिर ये गलत होगा। ये औपचारिकता मत निभाइए। आप बिना औपचारिकता निभाए आप शादी कर लीजिए। ये भगवान के भरोसे छोड़ के शादी कर लीजिए। लेकिन यदि आप कुंडली मिला रहे हैं तो उसको विधि विधान से मिलाइए। कुंडली में केवल गुण देखना ही आवश्यक नहीं होता है। अक्सर लोग गुणों पर ही बात करते हैं कि इतने गुण मिल गए तो हमारी शादी तय हो। उसमें सबसे पहली बात तो ये देखी जाती है कि आयु का ध्यान दिया जाता है कि लड़के की और लड़की की आयु पर्याप्त है कि नहीं, अल्पायु योग तो नहीं है। उसके बाद गुण का नंबर आता है और उन गुणों में ये देखा जाता है कि हमारे पास 36 गुण हैं तो कुंडली परफेक्ट है, अति उत्तम है। और कम से कम 18 गुण माने जाते हैं किसी विवाह को मान्यता देने के लिए कि हाँ ये विवाह श्रेयस्कर होगा। किंतु यदि 18 से कम आ रहे हैं तो उसके लिए कह दिया जाता है कि आप ये शादी नहीं हो सकती। इसके बावजूद कुछ योग भी देखे जाते हैं, जैसे मांगलिक योग। यदि मंगल दोष है तो भी शादियां अक्सर रुक जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का निर्णय लेने के बाद ही योग्य पंडित आपको ये सलाह देगा कि आप शादी करिए या ना करिए। और वो भी तब जब दोनों बच्चों की यानी लड़के की और लड़की की कुंडलियां सही हों। यदि कुंडली गलत कोई लेके आ जाता है और उससे आपसे मिलवाता है और वो आप मिला के उसके आधार पर आप बोल देते हैं हाँ ठीक है मिलती है कुंडली, 25 गुण मिल रहे हैं, आप शादी कर सकते हो। लेकिन बाद में उसका परिणाम अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो आपको दोष देगा कि नहीं भाई आपने तो बताया थे 25 गुण मिलते हैं, फिर भी देखिए ऐसा हो गया। तो इसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि लड़के और लड़की की जन्म कुंडली सही है या नहीं। उसके लिए आप पहले उसकी जन्म तिथि लीजिए, जन्म स्थान लीजिए, जन्म समय लीजिए
और स्वयं उसकी कुंडली का निर्माण करिए और उसके बाद देखिए कि इन दोनों की कुंडलियाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और यह भी ज़रूरी है कि भाई दोनों बच्चों का जन्म समय और जन्मदिन, जन्म तारीख ये सही हो, जन्म स्थान सही हो। यदि आपको उसमें किसी ने गलती कर दी हो तो भी आपको उत्तर सही नहीं आएगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए और वो किसी से मिलवा के आ रहे थे कुंडली, तो उन्होंने मेरे पास उसको आके उसमें मुहर लगवाने के लिए कि देख लीजिए ठीक है कि नहीं। तो पता है, बोले मैं कुंडली मिलवा के आया हूँ, पंडित जी ने बोले हैं कि इतने गुण मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसकी कुंडली ही देखी कि कुंडली सही है कि नहीं। तो बोले यार ये तो तुम्हारी कुंडली गलत है, तो फिर कैसे तुमने गुण मिलवा लिए, कैसे तुम बोल दिए कि कुंडली में इतने गुण मिलते हैं। कर पहले कुंडली सही करो, उसके बाद फिर कुंडली मिलाओ। तो गलत कुंडली में मिला के तुम आके बता रहे हो मेरे को कि 25 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कुंडली सही बनी हुई हो और तब उसके बाद आप उसको कुंडली मिलाते हैं, तब आप समझिए कि ये कुंडली का मिलान सही हुआ है या गलत हुआ है। अब उस कुंडली मिलान में भी जो गुण दिए गए हैं उनके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी मैं आपको सिर्फ मैं जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और आपको भी ये सलाह देता हूँ कि आप भविष्य में भी आप इस बात को ध्यान रखें और इस पर यदि आपको कोई ऐसी पिछली पुरानी कुंडली मिलती हैं उनसे मिला के देखिए कि क्या मेरी बात सही है। और मैं केवल अपने अनुभवों के आधार पर ही आपको कोई राय देता हूँ या किसी को बोलता हूँ कि हाँ इस बात पर ध्यान दीजिए। अन्यथा जिसको केवल शास्त्रों के आधार पर ही मैं आपको निर्णय करके नहीं दे देता हूँ। मुझको जब तक किसी को अपनी दृढ़ता से किसी बात को कहने का, तब मैं कहता हूँ जब मैं उस पर अनुभव कर चुका होता हूँ, एक दो नहीं, काफ़ी। तो सबसे पहले इस गुण में नाड़ी दोष को देखना आवश्यक है। नाड़ी दोष में देखिए आप सब बहुत सारी बातें हैं जो देखी जाती हैं। अष्टकूट गुण कहा जाता है इसको अपने उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में इसको 10 कूट गुणों का मिलान होता है। तो हमारे उत्तर भारत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें देखा जाता है वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके आधार पे उन कुंडली की, जातक की वृत्ति के आधार के बारे में निर्णय लिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है गण, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। नाड़ी से इस तरह से नाड़ी, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, भूकूट, ये इस तरह से गुण होते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि नाड़ी दोष सबसे पहले देखना जरूरी होता है। नाड़ी 3 होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गुण दिए गए हैं। इसमें 8 गुण मिलते हैं यदि नाड़ी मिलती है तो, यानी उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। नाड़ी का अर्थ होता है नाड़ी 3 प्रकार की होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। और मैंने जहाँ तक उसे समझा है कि वह हमारे शरीर के 3 दोषों को बतलाती हैं, वात, पित्त और कफ। इसके साथ साथ ये संतान से संबंधित आपके मसले को हल करती है। यदि नाड़ी दोष है
तो संतान प्राप्ति में कुछ प्रॉब्लम होगा या संतान को कोई शारीरिक कष्ट के साथ संतान होगी, संतान को कुछ शारीरिक कष्ट बना रहेगा यदि नाड़ी दोष है तो। इसलिए नाड़ी दोष नहीं है यह देख के शादी करना जरूरी रहता है। यद्यपि आपके मान लीजिए 18 गुण मिल रहे हैं लेकिन नाड़ी दोष है, तो मेरी सलाह ये है कि आपको वो शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो होता है भूकूट, जिसको अक्सर बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी भी उसको मिस कर जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ भाई कुंडली मिल रही है। लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि सबसे पहले आप ये नाड़ी दोष और ये भूकूट को देखें। गुण मिलाना है तो वो आप ही स्वयं निश्चित कर सकते हैं। भूकूट ये होता है, भूकूट में 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक द्विद्वादश योग, एक षडाष्टक योग और एक नवम पंचम योग। अब ये योग क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है यह मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। तो पहले हम लेते हैं द्विद्वादश भाव का, यानी वर की राशि से कन्या की राशि, जैसे मान लीजिए वर की राशि है वृषभ, तो कन्या की राशि दूसरे 12वें भाव वाली नहीं होना चाहिए। जैसे वृषभ के बाद, वृषभ के पहले क्या आता है? मेष। तो दूसरे से आप गिनेंगे तो मेष जो है वो 12वीं राशि होगी। और वृषभ के बाद क्या आता है? मिथुन। तो मिथुन जो है वो दूसरे भाव में हुई। पहला हो गया वृषभ से, दूसरा क्या हुआ? मिथुन। तो ये द्विद्वादश एक दूसरे के दूसरे और 12वें में हो गए। यदि मेष है तो मेष से दूसरा हो गया वृषभ और वृषभ से 12वां हो गया मेष। उसी तरह वृषभ से मिथुन हो गया 12वां और मिथुन से वृषभ हो गया मिथुन से हो गया वृषभ 12वां और वृषभ से मिथुन हो गया दूसरा। तो इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम ये होता है कि दाम्पत्य जीवन शुरू होने के बाद इनके पास अर्थ का अभाव रहेगा। ऐसे योग में यदि वर और कन्या की कुंडली द्विद्वादश भाव में है और उनकी शादी हो जाती है तो उनके पास अर्थ की हमेशा परेशानी रहेगी। रुपया पैसा आएगा लेकिन उनको हमेशा अभाव बना रहेगा, किसी न किसी प्रकार से उनको आर्थिक कष्ट होता रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अर्थ, इसका मतलब रुपया पैसा। यदि अर्थ की कमी है, आर्थिक अभाव है, तो दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो सकता। उसमें हमेशा दुनिया भर की परेशानी होगी और वो लोग हमेशा कष्ट प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए द्विद्वादश भाव को नकारना चाहिए। अब हम आते हैं षडाष्टक योग। षडाष्टक योग का मतलब होता है एक राशि से, यानी वर की राशि हो चाहे कन्या की राशि हो, उससे दूसरे की राशि, यानी वर से मान लीजिए कन्या की राशि गिनते हैं। अब यहाँ फिर से आप ले लीजिए कि वर की राशि मान लीजिए वृषभ है, तो वृषभ से 6वीं राशि, अब गिनिए, वृषभ यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये राशि हुई 7वीं। 7 नंबर मतलब तुला। यदि कन्या की राशि तुला है और वर की राशि वृषभ है तो ये षडाष्टक योग हो गया।
या फिर आप वहाँ से फिर और गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी धनु राशि। धनु राशि और वृषभ राशि अगर वर कन्या की हैं तो भी षडाष्टक योग होगा, यानी एक दूसरे से छठवीं आठवीं राशि नहीं होनी चाहिए। इसका तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है इस षडाष्टक योग का, कि यदि मान लीजिए ऐसे बच्चों की शादी कर दी जाए जिसमें षडाष्टक योग है, तो उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कष्ट, कलह का कष्ट रहेगा, लड़ाई झगड़े झंझट, एक दूसरे के साथ हमेशा कभी टिक के रहेंगे नहीं पाएंगे। तो ये भी दाम्पत्य जीवन के लिए एक बुराई है। तो इसलिए इसको निषिद्ध किया गया है कि षडाष्टक योग में ना हो, नहीं तो दोनों के बीच में कभी नहीं बनेगी पति पत्नी में, और हमेशा झगड़े होते रहेंगे। तो इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि षडाष्टक योग ना हो। फिर तीसरा आता है नवम पंचम योग। नवम पंचम यानी एक दूसरे की राशि से नवीं पांचवी राशि नहीं होना चाहिए। जैसे वर की राशि अब अपन ने मान ली थी वृषभ, तो वृषभ से आप गिनिए पांचवी राशि, तो वृषभ से पांचवी होगी 2 3 4 5 6, 6 मतलब कन्या राशि, छठवीं राशि है कन्या राशि। तो यदि कन्या की राशि कन्या राशि है और वर की राशि वृषभ है, तो ये नवम पंचम योग हो गया। क्योंकि देखिए, कन्या राशि से आप वृषभ को गिनेंगे तो नौवीं राशि आएगी। गिन लिए 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये दूसरी राशि नौवीं राशि हुई। और वृषभ से यदि गिनेंगे तो पांचवी राशि कन्या की हुई। अब इसी तरह से आप मान लीजिए वृषभ से नौवीं राशि गिनते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मकर, मकर राशि भी नहीं होनी चाहिए। कन्या की राशि मकर राशि हुई और लड़के की राशि वृषभ हुई, तब भी दोनों के बीच में नवम पंचम योग होने के कारण यह विवाह निषिद्ध माना जाता है। क्योंकि विवाह जो होता है वो अपनी संतान वृद्धि, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये विवाह का उद्देश्य है कि उसके बाद वो अपने मानव जीवन में वृद्धि करता जाए। और नवम पंचम योग होने से क्या होता है, दोनों में एक प्रकार से सांसारिक कामों में अभिरुचि कम होती है और एक प्रकार की वैराग्य की भावना होती है, आध्यात्म की ओर झुकाव हो जाता है, उनका सांसारिक सुखों की तरफ उनको मन नहीं लगता। तो यह भी एक दाम्पत्य जीवन के लिए एक गलत बात है। इसलिए नवम पंचम योग को भी मना किया जाता है। तो यदि आपके गुण मिलाने पर 30 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हों, तो भी भूकूट गुण अगर यदि नहीं मिल रहा हो तो आप कदापि उस विवाह को ना करें। खैर 32 गुण तो नहीं मिल सकते, तो अगर कितने भी गुण मिल रहे हों आप उस विवाह को ना करें, क्योंकि ये श्रेयस्कर नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यद्यपि आज हम कुंडली को मिलाने को इतना आवश्यक नहीं मानते, लेकिन यदि कुंडली मिलाई जाए और
सही ढंग से मिलाई जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसमें हम आपको आज यही बता रहे हैं, यदि आप कुंडली मिलाते हैं तो पहले ध्यान रखिए कि वो कुंडली सही हो, सही ढंग से बनी हो। ऐसा नहीं कि एक कुंडली में ले रहे हैं आप और एक को नाम से मिला रहे हो, क्योंकि जो नामकरण होते हैं वो हमारे जन्म नक्षत्रों के आधार पर किए जाते हैं। और पहले के लोग इसलिए क्या, शुरू में बनते ही समय, कुंडली के बनते समय उसी समय नामकरण के लिए पंडित जी के पास जाते थे और पंडित जी बता देते थे कि फलाना इसका नाम ये होगा, मुँह होगा, के होगा, हे होगा, ही होगा, ड होगा, डू होगा, ये वो लोग पहले ही बता देते थे। तो उससे उस आदमी के बारे में ये जानकारी हो जाती है कि भाई अमुक नाम है, अमुक अक्षर से शुरू हो रहा है, उसका नाम ए से शुरू हो रहा है, मतलब कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र है। तो इससे उसको ये जानकारी हो जाती है कि इसकी राशि कर्क है और नक्षत्र पुष्य है, और वो भी नक्षत्र का कौन सा चरण, तृतीय चरण, ये भी मालूम हो जाता है, या द्वितीय चरण है, या प्रथम चरण है, या चतुर्थ चरण है। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो वो चरणों की भी जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से उसको कुंडली याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती थी, या उसको संभाल के वो लोग, क्योंकि इतने उस समय उस ज़माने में शिक्षा का इतना प्रचलन नहीं था आम लोगों में, ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों में। तो लोग बस इतना भर याद रख लेते थे और उसी के आधार पर नाम रख देते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है। तो चूँकि जब हम कुंडली मिलाने जाएं तो कभी भी ये ना करें कि उसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। उस नाम के आधार पर, या जो प्रचलित नाम है उस नाम के आधार पर मिलाने का कोई अर्थ नहीं है। उससे अच्छा है, आपके पास नहीं है कुंडली, नहीं मिलाना चाहते, मत मिलाइए। दूसरी बात, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, कि ये कुंडली मिलाने पर आप पाएंगे कि जब कुंडली मिलती है तो आप देखिएगा कि जो लग्न भाव है और सप्तम भाव पति या पत्नी का माना जाता है। लग्न भाव स्वयं का माना जाता है और सप्तम भाव पति या पत्नी का माना जाता है। तो आपकी कुंडली, जैसे मान लीजिए, जो है उससे लग्न से आपके स्वभाव को देखेंगे। आप सप्तम भाव से जब यदि हम देखते हैं कि आपके सप्तम भाव पर शुक्र का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, शुक्र और शनि का प्रभाव है, तो जब हम किसी कन्या की कुंडली देखेंगे तो शुक्र और शनि का प्रभाव उस कन्या के लग्न में होगा, क्योंकि आपकी जो पत्नी है ये उसके लिए लग्न बन गई, ये उसका लग्न भाव हो गया, उस पत्नी का हो गया। आपकी पत्नी का भाव सप्तम है, तो जब सप्तम भाव पत्नी का है तो पत्नी के भाव में, लग्न भाव में शुक्र और शनि का प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। किसी न किसी रूप में शुक्र और शनि का प्रभाव होगा ही होगा। वो शुक्र और शनि से प्रभावित बच्ची होगी, वो कन्या होगी, तभी आपकी वो शादी या विवाह संभव हो सकेगा। यदि आप देखते हैं कि वहाँ पर तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और आपके वर के लग्न में, सप्तम में मंगल का प्रभाव नहीं है, तो शादी संभव ही नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरी बात, जो प्रभाव वर के 5वें भाव में होगा वही प्रभाव कन्या के 5वें भाव में भी होगा। यदि आपके वर के 5वें भाव में
गुरु का प्रभाव पड़ रहा हो, मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो, शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, तो कन्या जिसकी शादी उससे हो जाती है उसकी कुंडली में भी 5वें भाव में गुरु का, मंगल का, शनि का प्रभाव किसी न किसी रूप में होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि स्पष्ट रूप से कि गुरु वहाँ स्थिति हो, गुरु की दृष्टि भी हो सकती है या उसके नक्षत्र में हो सकता है गुरु, इस तरह से, या मंगल की दृष्टि हो सकती है, या मंगल का नक्षत्र हो, या मंगल की राशि हो। तो इस तरह से देखना परम आवश्यक है। अब बाकी जो दूसरे कूट हैं, जैसे गण हैं, देव, मनुष्य, राक्षस, तो इनका भी अर्थ है कि जैसे अगर देवता है वर और कन्या राक्षस हो गई, तो देवता और राक्षसों की तो कभी बनी नहीं। जब उस युग में नहीं बनी तो अभी इस युग में तो सवाल ही नहीं उठता है। तो उनमें आए दिन तकरार चलती रहेगी, क्योंकि देवासुर संग्राम तो सतयुग से चल रहा है, तो देवासुर संग्राम यहाँ आपके कलयुग में भी दिखता रहेगा आपको। उसी तरह से योनि में अश्व है, गज है, मेष है, सर्प है, नकुल है, मार्जार है, मूषक है। तो ये यहाँ भी उसमें मानसिकता देखी जाती है कि उस व्यक्ति में किस पशु का गुण कुछ खास है। अब यदि मान लीजिए पुरुष मूषक राशि का है, सॉरी राशि नहीं बोल रहा हूँ, योनि, मूषक योनि है पुरुष की, तो स्त्री की योनि यदि मार्जार हुई तो दोनों में संभव ही नहीं है तालमेल। मूषक को खाने के लिए मार्जार दौड़ेगी। उसी तरह से यदि मृग है स्त्री और सिंह है पुरुष, तो भी दोनों में स्थिति तालमेल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के तो ये आहार है, एक दूसरे का ये आहार है। मृग सिंह का आहार है, मूषक मार्जार का आहार है। तो इस तरह से इनका अर्थ कुंडली में देखा जाता है, केवल इसलिए नहीं कि गुण मिला लिए बस हो गया। इनके पीछे कारण हैं, और उन कारणों को यदि आप समझते हो, सही समझते हो, तो आप अवश्य कुंडली मिलाकर करें और सही ढंग से मिलवाएं, सही ज्योतिषी के पास जाएं जो उस पर थोड़ा सा कष्ट करें, और उसमें ये देखें कि कोई दोष तो नहीं है, जैसे मांगलिक दोष है, इस तरह का कोई दोष तो नहीं है। मंगल दोष और विवाह में आने वाली अड़चनें, जिनके कारण विवाह कई बार विलम्ब से होते हैं या नहीं हो पाते, तो उनके बारे में हम अपने अगले समय पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है रत्न के बारे में कि क्या रत्न प्रभाव डालते हैं, तो मैं इस पर भी अपने आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। रत्न प्रभाव डालते हैं, लेकिन इसे भी ज्योतिषी की सलाह से ही आप पहने, क्योंकि जो कुछ रत्न ऐसे कहे जाते हैं कि जिनके बारे में तो बिना किसी के पूछे पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ रत्नों के बारे में ये कहा जाता है कि नहीं कोई भी पहन सकता है, मोती तो सब कोई पहन सकते हैं, मोती से नहीं, लेकिन मोती भी आपको नुकसान दे सकता है, पुखराज भी आपको नुकसान दे सकता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो अपने मन से रत्न भी मत पहनिए। हाँ, रत्न जो है प्रभाव जरूर डालते हैं। कब और कैसी उसको पहनना, उसको धारण करना चाहिए,
कितने वजन का धारण करना चाहिए, ये आप पहले किसी अच्छे ज्योतिष से पूछ लें, उसके बाद धारण करें। लेकिन इसके बारे में भी हम अगले आने वाले कार्यक्रमों में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना। उम्मीद है आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।